दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है और हालिया स्वास्थ्य सुधार पर हम चर्चा करेंगे। सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी डायमेंशन हम देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में एडवांस नंबर लाना चाहते हैं, तैयारी को व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का बैच ज्वाइन कीजिए। आपको 2500 में जीएस पेपर 1, 2 दोनों की तैयारी, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और इस क्लास की मूल्यांकन आप परीक्षा के हॉल में आप परीक्षा के बाद कीजिएगा। आप सारे पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपकी बीपीएससी मेंस की तैयारी एक्सीलेंट हो जाएगी। इस पीडीएफ में सब चीज है जिसकी उम्मीद और अपेक्षा कोई भी कमीशन या बोर्ड एक जो है एस्पिरेंट से अपेक्षा कर सकता है, मेंस लिखने वाले, पीटी लिखने वाले स्टूडेंट से। इसलिए ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कीजिए, तैयारी प्रभावी हो जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे करते हैं। आज हम स्वास्थ्य पढ़ा रहे हैं और आज विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लास शुरू किए हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स समाप्त हो गया है। इकोनॉमिक्स जो भी सेक्शन छूटा है, छूटा कुछ नहीं है, करंट में अब ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स करंट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे आत्मनिर्भर भारत को फिर से हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो करंट में पढ़ाएंगे। हम विदेशी व्यापार की संरचना को भी करंट में लेंगे। तो आज हम साइंस टेक शुरू किए हैं। साइंस टेक का पढ़ाने इस बार हम अलग तरीके से साइंस टेक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितने भी राष्ट्र के समक्ष चुनौती है और एक व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव करने के जितने भी आयाम है, उस सारे डायमेंशन में हम विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका सेपरेट करके दिखाएंगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, उद्योग, विनिर्माण, सुरक्षा, समाज के उन्नयन, सामाजिक कल्याण, प्राकृतिक आपदा या आपदा प्रबंधन, हम सारे सेक्टर में जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका को एक ही जगह दिखाएंगे। क्योंकि अलग अलग करके दिखाएंगे, एक जगह दिखाएंगे तो आपको याद करने में भी सुविधा होगा। क्वेश्चन का ट्रेंड भी बीपीएससी का वही है, हमको ट्रेंड के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आज हम कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में विज्ञान प्रौद्योगिकी की जीत भी पढ़ाएंगे, कैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है जीत रहा है। कोविड 19 के विरुद्ध जो है लड़ाई में विज्ञान प्रौद्योगिकी की जीत है, समझ रहे हैं। तो भारत की भी उपलब्धि इसमें पता चल जाएगा आपको। देखिए, कंटेंट वही रहता है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। इसलिए एक बार कंटेंट की समझ हो जाएगी ना और कंटेंट को घुमाना आ जाएगा, तो फिर कहीं कोचिंग से हमको भी 2000 या 2500 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं होगा आपको। एक बार कंप्रिहेंसिव रूप से समझ तो विकसित कर लीजिए। पेपर पढ़ते हैं लेकिन जोड़ने नहीं आता है। बहुत सारा नॉलेज है लेकिन उसको जोड़ नहीं पाते हैं। पीटी वाला नॉलेज मेंस में, अगर पीटी की तैयारी भी करें, ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, तो उसको जोड़ने आता है तो मेंस तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही नंबर आ जाएगा। क्या नहीं है पेपर में, सब चीज है, हम उसी को एक जगह करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग जोड़ना सीख जाइए, ताकि किसी को, मुझे या कोई कोचिंग वाला को पैसा क्यों दीजिएगा, सीधा बात है। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखिए पहले स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य जो है मानव का एक कार्यात्मक दक्षता का स्तर है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखने से पहले भूमिका लिख दीजिएगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखना चाहिए। कोई भी चीज लिखने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी, भूमिका जो है लिख दिया जाता है। स्वास्थ्य मानव का कार्यात्मक दक्षता का स्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य किसी भी बीमारी या दुर्बलता का न होना ही नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी है। यानी स्वास्थ्य जो है केवल बीमारी या दुर्बल से बचाव ही नहीं है नहीं है, बल्कि इसके दायरे में
सभी प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तंदुरुस्ती है। समझ रहे हैं? तो अब जो है स्वास्थ्य की भूमिका आप देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य का क्या महत्व है और स्वास्थ्य का मानव पूंजी निर्माण में क्या भूमिका है या मानव विकास में क्या भूमिका है और आर्थिक समृद्धि में स्वास्थ्य में सुधार का क्या योगदान होता है। हम 5-6 पॉइंट में दिखा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य का सबसे पहले, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, समझ रहे हैं स्वास्थ्य की महत्ता, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मानव पूंजी की मानव पूंजी में गुणात्मक सुधार होता है, गुणात्मक सुधार होता है। दूसरा है कि आम जनता के स्वास्थ्य में सुधार से उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादकता क्षमता या उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। समझ रहे हैं? दूसरा है कि श्रम शक्ति की उत्पादकता बढ़ती है। स्वास्थ्य में सुधार से समाज, व्यक्ति की कल्याण अधिकतम होता है। समझ रहे हैं? और आर्थिक समृद्धि में कैसे जो है स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आदमी अगर स्वस्थ होगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, तो जो भी काम करेगा वह क्या होगा, काम अच्छा होगा, काम जो है कार्यकुशलता के साथ हो पाएगा। समझ रहे हैं? लोगों का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है कमजोर लोग हैं, कई तरह के काम नहीं कर पाते हैं, कई तरह के काम जो है नहीं कर पाते हैं। कमजोर लोग, जो स्वास्थ्य जिनका कमजोर है वो भारी काम नहीं कर पाते हैं, तो कठिनाई वाला काम नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए वह सभी लोग अगर बीमार ही है तो फिर कठिन काम कौन करेगा, तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो कठिन से कठिन काम भी जो है लोग करके काम करने में सक्षम होता है। समझ रहे हैं? तीसरा है कि देखिए अगर मान लीजिए स्वास्थ्य में सुधार होगा तो उससे पहले अगर बीमारी पर जो होने वाली खर्च था वह खर्च जो है कम हो जाएगा। तो वो कम खर्च होगा तो अब जो है स्वास्थ्य में अच्छा स्वास्थ्य होने के बाद जो है बीमारी से होने वाले खर्च कम हो जाता है। तो वह जो बीमारी पर होने वाला खर्चा है उसका उपयोग जो है दूसरे क्षेत्रों में करेंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे या कोई भी काम करेंगे तो आर्थिक समृद्धि क्या होगा, मांग बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होगा तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। दूसरी बात देखिए अगर अच्छा स्वास्थ्य होता है तो क्या होता है, स्कूल में नामांकन बढ़ता है, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है। कई बच्चे महिलाएं जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है तबीयत खराब होने के कारण। थोड़ा भी तबीयत खराब हो जाता है अब स्कूल भेजना बंद कर देता है कि नहीं बुखार लगा हुआ है, माथा दर्द कर रहा है। अब अच्छा स्वास्थ्य होगा, स्कूल जाएगा, नामांकन इस स्कूल में बढ़ेगा और स्कूल नामांकन बढ़ेगा। समझ रहे हैं? नामांकन बढ़ेगा तो अब क्या होगा, जो मानव का विकास होगा, कुशलता में वृद्धि होगी, उसके बाद साक्षरता में वृद्धि होगी। समझ रहे हैं? तो यह जो है आर्थिक विकास में यह इसी तरीके से भूमिका निभाता है। अब देखिए भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति क्या है, यानी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की क्या रणनीति है या स्वास्थ्य सुरक्षा। तो सबसे पहले लाइफ साइंस जान रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि 2 बातों का होना जरूरी है। एक तो संतुलित पोषक आहार, जो खान पान का स्तर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये सब जो है बैलेंस में होना चाहिए। अब पता चलता है खाली गेहूं, चावल और आलू की सब्जी खा रहे हैं, उससे कुछ होगा? चावल और आलू की सब्जी से कुछ होता है? पौष्टिक लीजिए ना। अब मक्खन नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं ले रहे हैं, दाल नहीं ले रहे हैं, कैसे होगा? तो बैलेंस में खाइए। अब आप लोग एसडीएम बनिएगा तो अब जहां अभी जो है कटोरा, अभी जो है 2-3 थाली के साथ 2-3 कटोरा होगा, तो एसडीएम बीपीएससी में सिलेक्शन के बाद थाली के साथ साथ 10 गो, 5 गो, 6 गो कटोरा होगा, दही होगा, घी होगा,
2 सब्जी होगा, भुजिया होगा, पापड़ होगा, दाल होगा, फिर कोई फ्रूट, आम का सीजन होगा तो आम होगा, तमाम तरीके से होती है। उसके बाद जो है सादा रोटी न खाकर आगे पराठा खाएंगे, मटर पनीर के विभिन्न विभिन्न डेयरी उत्पाद है उसका यूज करेंगे, गेहूं चावल कम खाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऑफिसर बनने का लाभ आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। बनिए बनिए, मेरा पूरा कॉपरेशन है, जहां तक संभव होगा आप लोग बनिए। क्योंकि इस बार तो एडमिशन, जो भी एडमिशन लिए हैं सब 65 में अपने लोग जितने भी जुड़े थे वही अपने लोग फिर से इस बार जो है एडमिशन लिए हैं, नया इस बार नहीं ले रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो संतुलित पोषण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 बातों को याद रखना होगा। एक तो संतुलित पोषक आहार और दूसरा चिकित्सीय सुविधा का, अच्छा चिकित्सीय सुविधा, समझ रहे हैं। अब भारत में जो है स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति पर सरकार का क्या जोर है, अब देखिएगा। तो सबसे पहले भारत सरकार लाइफ साइंस के बारे में जो भी विभिन्न अनुसंधान के माध्यम से चिकित्सा संबंधी जानकारी जो है को लोगों तक जो है विस्तार करता है, समझ रहे हैं। लाइफ मतलब जीवन विज्ञान से संबंधित जो भी अनुसंधान हो रहा है उसके बारे में जो भी जानकारी हो रही है उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना ये रणनीति है। क्योंकि मान लीजिए कोविड-19 बीमारी है, अब मान लीजिए कोविड-19 बीमारी है, शरीर की कोई नया बीमारी है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना भी बहुत जरूरी है। जब तक उस बीमारी तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक उसके बारे में जो प्रिकॉशन कैसे बरतेंगे, लोग सावधानी कैसे बरतेंगे, सतर्कता कैसे बरतेंगे। तो सरकार का टारगेट है कि जीवन विज्ञान से संबंधित, समझ रहे हैं हम, जीव विज्ञानों में मूल अनुसंधान के माध्यम से चिकित्सा संबंधी जानकारी जो है का विस्तार करना, यानी लोगों तक पहुंचाना। दूसरा है नीति निर्धारण, आम जनता की चिकित्सा संबंधी नई सूचनाओं और तकनीकी के बारे में जानकारी उपलब्ध करना। जितने भी नीति निर्माता है, समझ रहे हैं, और आम जनता को चिकित्सा संबंधी नई जानकारी, नई तकनीकी के बारे में लोगों तक जो है पहुंचाना। अब मान लीजिए कोविड-19 की टेस्ट है या कोविड-19 है, तो उसके बारे में जब तक लोगों को टेस्टिंग के बारे में, समझ रहे हैं, स्क्रीनिंग के बारे में, आइसोलेटर के बारे में, आईसीयू के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, समझ रहे हैं, शल्य चिकित्सा के बारे में, हार्ट सर्जरी के बारे में, जब तक लोगों की जानकारी नहीं होगी, वैक्सीन के बारे में जानकारी भी जरूरी है, तो वह उपलब्ध कराना। तीसरा सरकार का टारगेट महामारियों पर नियंत्रण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना। अब देखिए अभी कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार कितना, अब कई ऐप विकसित किए गए हैं। तमाम जो है जो मंत्री समूहों का कमेटी का गठन किया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है, आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम को लागू किया गया है। उसके बाद जो है ट्रेसिंग के लिए तमाम व्यवस्था किए गए हैं, समझ रहे हैं। नए क्वारंटाइन सेंटर, समझ रहे हैं, धारा 144 को लागू करना, कई व्यवस्था किए गए हैं। उसके बाद जो है खदानों की आपूर्ति समय पर उपलब्ध कराना, समझ रहे हैं। उनके बाद इनकम जो है आय सहायता भी किया गया है। प्रधानमंत्री खासकर सूबेद वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 500 रुपया सबको दिया गया था, समझ रहे हैं। अनाज दिया गया था, रोजगार के लिए व्यवस्था की गई, तमाम ऐसी व्यवस्था किए गए हैं जैसा कि आप जान रहे हैं। तो अगला है चिकित्सीय शिक्षा का। जब देखिए जब तक डॉक्टरी शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक इलाज लोग कहां से कराने जाएंगे। तो चिकित्सीय शिक्षा का प्रसार करना भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। स्वास्थ्य में व्यय बढ़ाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार व्यय नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय का क्या अर्थ है, सीधे आपको इलाज करने के लिए पैसा नहीं देगा। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना, नर्सों की बहाली करना, नर्सों की प्रशिक्षण देना, समझ रहे हैं, नए एम्स की स्थापना करना, चिकित्सा में शोध के लिए जो है खर्च करना, तमाम ऐसे चीजें होती है। नए जो है क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, वैक्सीन होता है, उस पर खर्च करना, तमाम जो है स्वास्थ्य व्यय में, स्वास्थ्य व्यय का अर्थ है केवल इलाज पर खर्च नहीं है, चिकित्सा शिक्षा पर भी खर्च करना है,
प्रशिक्षण पर भी खर्च करना है, बुनियादी ढांचा के निर्माण पर खर्च किया जाता है, समझ रहे हैं, प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाता है ताकि सब जानकारी आप तक पहुंचे, समझ रहे हैं। इस सब मिलकर जो है स्वास्थ्य व्यय जो है बनता है, याद रखिएगा स्वास्थ्य व्यय। तो स्वास्थ्य व्यय बढ़ाना, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विकास करना। अब यही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा जो है ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य उन्नयन में जो है बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और देखते ही होंगे जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा है, वहाँ मरीजों का भीड़ लगा रहता है। हम लोग भी जिस समय थे उस समय देखते थे, भीड़ लगा रहता था। अभी तो बहुत कट गए हुए हैं वहाँ से। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है, तो यही जो है सरकार की रणनीति है। एक बार और सुन लीजिए, नई बीमारियों, नई तकनीकों की जानकारी पहुंचाना, जीव विज्ञान संबंधी सूचनाओं का जीवन विज्ञान से समझ में प्रसार करना, महामारियों को नियंत्रण करने की उपयुक्त व्यवस्था करना, इलाज की समुचित व्यवस्था करना ताकि रोग नियंत्रण हो सके, लोग स्वस्थ हो सके, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करना, चिकित्सीय शिक्षा का प्रसार करना, समझ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना, ये सब जो है सरकार की रणनीति रही है। पीडीएफ में कई पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, 4-5 पॉइंट भी याद लिख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। 4-5 से नहीं, कम से कम 7-8। तो यह है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौती क्या है? सबसे पहले देखिए, इस बात में कोई संदेह है कि पिछले काफी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1951 के बाद से अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। यह लिखने से पहले इतना जरूर लिखना होगा। इस बात में कहीं भी आलोचना करने से पहले उसके ऊपर जो है एक लाइन जोड़ दीजिए सुधार का, क्योंकि लंबे समय के बाद भारत काफी जो है आगे बढ़ चुका है और डायरेक्ट किसी चीज की आलोचना संभव नहीं है। जहां भी पीडीएफ में ऐसा है उसको अपने, उसका महत्व भी दिया गया है, उसको महत्व लिख के तब जो है लिखिएगा। तो समय के साथ जो है समझ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, अब देखिए 1951 में भारत में जो है देखेंगे मृत्यु दर जो है, 1951 में मृत्यु दर जो है 27.4 प्रति हजार था, जो वर्तमान 2016 में कम होकर 6.4 प्रति हजार हो गया है। 27 से घटकर कहाँ 6.4 हो गया है। उसी तरीके से शिशु मृत्यु दर भी देखेंगे, समझ रहे हैं, 1951 में 146 शिशु मृत्यु दर था और 2016 में घटकर 34 प्रति हजार हो गया है। वर्तमान डाटा के अनुसार इसको 34 को आप डाटा जो बदल सकते हैं, जो भी एग्जैक्ट डाटा है, करंट का डाटा मिलता है तो जोड़ लीजिए। इसके अलावा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में भी काफी वृद्धि देखी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि समय के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार यानी भारत के लोगों की स्वास्थ्य की गुणवत्ता में जो है स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो रही है। अब इसके बारे में तर्क अगर दे देगा तो क्या लिखिएगा? तर्क अगर देगा तो जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, यही लिखिएगा ना। स्वास्थ्य संकेतक यही है और इसी के आधार पर जो है आपको पुष्टि करना है कि कैसे भारत के लोगों में स्वास्थ्य, अब अच्छे स्वास्थ्य के कारण आयु लंबी हो जाती है, मृत्यु दर कम होती है, शिशु मृत्यु दर कम होती है। यह तर्क देकर तब आगे लिखिएगा। हम आपको केवल पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम केवल बता भी रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है, समझ रहे हैं। तो यह सब चीज है, सबको याद रखिएगा, क्योंकि एक एक चीज ओपन करके जब तक नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा। अब इन सब तथ्यों को देखने के बाद समझ रहे हैं, इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार अत्यंत असंतोषजनक रहा है। देखिए, सुधार होने के बावजूद भी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्वास्थ्य सेवा है वो काफी असंतोषजनक भी है। अब असंतोषजनक कैसे है तो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। अब क्या निम्नलिखित तथ्य है तो वो देखना है। सबसे पहले आप देखिएगा, भारत में स्वास्थ्य व्यय जो है, स्वास्थ्य व्यय समय के साथ वृद्धि बढ़ा है, लेकिन अभी भी विश्व के देशों में निम्नतम स्तर पर है। अब भारत में 2015 में जीडीपी का 1.4% जो है
स्वास्थ्य व्यय किया गया था 15 में। और वही चीन की देखिएगा तो चीन का 3%, दक्षिण अफ्रीका का 4%, 4.3%, अमेरिका वगैरह का तो बहुत आगे है। तो विकासशील देशों से तुलना कर रहे हैं, तो विकासशील देश चीन और विकासशील देश ब्राजील की तुलना में वह कहा 3% है चीन, ब्राजील 4.3% है और आप कहा 1.4% है। आप देख लीजिए। यही नहीं, स्वास्थ्य व्यय कम ही नहीं है भारत में, इसमें भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में का लाभ भी निर्धन लोगों को धनी लोगों की अपेक्षा कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है। तो अब मान लीजिए कैसे कम प्राप्त होता है। अब मान लीजिए सरकार चिकित्सा शिक्षा पर खर्च करती है। अब चिकित्सा शिक्षा पर खर्च करती है तो गरीब आदमी के बाल बच्चा डॉक्टर बन सकता है, संभव है। या मान लीजिए एम्स पर सरकार खर्च कर रही है, तो एम्स में जो है अब महंगा एम्स के जो है कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन जो है गरीब आदमी को नहीं हो पाता है। गांव में रहने वाले लोगों को एम्स के बारे में पता भी है, तो उनके पास उतना क्षमता नहीं है कि इतना दिन समय दे सके। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लाभ भी सरकार को जो है निर्धन वर्गों की अपेक्षा संपन्न वर्ग जो है अधिक उठाता है। समझ रहे हैं? उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, सार्वजनिक और निजी सेक्टर द्वारा कुल प्रदान की जाने वाली सेवाएं। देखिए भारत में जो है क्या है कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा जो है जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है वह अपर्याप्त है। अब कहिए अपर्याप्त कैसे है? अब कोविड-19 के दौर में देख लिए हैं डॉक्टर और नर्सों की कमी, अब वेंटिलेटर सब की कमी देख लिए हैं। भारत में WHO के अनुसार 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में क्या है 1456 लोगों पर एक डॉक्टर है। इसके अलावा डॉक्टर और नर्सों की भी जो है, इसके अलावा नर्स और दवाओं की भी जो है कमी है। यह स्थिति है। दूसरा चीज देखेंगे कि एक तो जो है डॉक्टर और दवा नर्स की कमी है, दूसरी ओर क्या है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी भारी विषमता है। अब देखिए शहरी और ग्रामीण डॉक्टर का अनुपात जो है 3.8:1 है। इसका अर्थ है दोस्तों, तो देख रहे थे तो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती पर देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो एक तो डॉक्टर की संख्या कम है भारत में और शहरी ग्रामीण अनुपात कम है। इसका प्रभाव क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए एक और जो है डाटा है कि भारत में जितने भी डॉक्टर है उसमें 57.7% डॉक्टर ही जो है, समझ रहे हैं, 57.3% डॉक्टर के पास जो है जो मेडिकल जो का योग्यता या डिग्री नहीं है। इलाज करने वाले जितने भी भारत में डॉक्टर है, जो भी लोग इलाज करता है, दवा लिखता है, उसमें मात्र जो है उसमें 57.3% लोगों के पास जो है, समझ रहे हैं, कोई मेडिकल का योग्यता नहीं है। उसके अलावा भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार क्या किया है कि विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से अब जैसे प्राइवेट क्षेत्रों को हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए जमीन सस्ते दामों पर देती है और भी बहुत सारा अनुदान वगैरह दिया जाता है। इससे क्या हुआ है कि निजी क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। निजी क्षेत्र सरकार से सुविधा तो प्राप्त किया है, लेकिन उसका जो सेवा है वह गुणवत्तापूर्ण, मानक और लागत के हिसाब से जो है बहुत अच्छा नहीं है। यानी सेवाओं के मामले में वह क्या है, समझ रहे हैं, उसका सेवाओं की गुणवत्ता, मानक, लागतों को लेकर, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है और इसका कोई मानदंड नहीं है। और निजी क्षेत्र जो है, समझ रहे हैं, मनमाना, समझ रहे हैं,
और गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फीस कितना वसूलना चाहिए, फीस जो है मनमाने तरीके से वसूलता है। सेवा की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, लागत क्या होना चाहिए, मानदंड क्या होना चाहिए, ये सबको जो है दरकिनार करके जो है बिल्कुल व्यवसायिक दृष्टि से सेवा दृष्टिकोण को छोड़कर व्यवसायिक दृष्टिकोण के आधार पर जो है कार्य करता है। अब क्या हुआ है कि निजी क्षेत्र का विकास तो हुआ, लेकिन मनमाना जो है उसके मनमाना पर किसी प्रकार का न अंकुश लगाने की व्यवस्था है, न नियंत्रण की व्यवस्था है, न निगरानी की व्यवस्था है। समझ रहे हैं। इससे जो है क्या होता है, आम लोगों को कठिनाई हो रही है। अब एक सर्जरी की, अब हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। हम 40 हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए, नाक के जो है प्रॉब्लम था, 40,000 रुपया जो है बोल रहा था हमको। हम कहे कि नहीं इलाज कराएंगे, और उसके बाद जो है 250 रुपया में मेरा ठीक हो गया। आप समझ सकते हैं। तो आप लोग भी सामना किए होंगे कि निजी क्षेत्र कैसे मनमाना करता है। निजी हॉस्पिटल, पटना में भी कई हॉस्पिटल के बारे में आप हमेशा आए दिन पेपर में सुनते होंगे, पेशेंट मर जाता है और जो है उसको जो है पेशेंट को देने के लिए, मरा हुआ लोगों को देने के लिए 2.5 लाख 3 लाख का बिल देता है। तो मनमाना करता है, उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, उस सेवा की लागत भी अधिक रहती है। तो इसका नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्यों नियंत्रण की व्यवस्था, अब लोग जो है इसके अलावा देखेंगे। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। जनसंख्या के एक बड़े हिस्से, देखिए जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है निजी क्षेत्र पर जो है निर्भर है। देश के 70% जनसंख्या जो है अपना इलाज निजी क्षेत्र में कराता है, याद रखिएगा। क्योंकि सरकारी सुविधा की कमी के कारण, गुणवत्तापूर्ण सुविधा की कमी के कारण क्या होता है कि लोग जो है निजी क्षेत्र में इलाज कराते हैं। समझ रहे हैं। और निजी क्षेत्र में जो इलाज पर जो खर्च करते हैं उसको हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आर्थिक समीक्षा 2016-17 कहता है, 2015-16-17 कहता है कि जेब से जो पैसा निजी चिकित्सा सुविधा के लिए खर्च किया जाता है उससे निर्धन वर्गों पर अधिक बोझ पड़ता है, और इस बोझ के कारण और गरीब हो जाता है। अब आर्थिक समीक्षा में बिल्कुल सही बात बोला है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति डेली जो है 300 रुपया कमाता है। अब 300 रुपया कमाता है और 5 आदमी का परिवार है, और 5 आदमी के परिवार में पता चलता है कि एक आदमी हमेशा एनी टाइम बीमार है, और कोई दवा टेबलेट लेना है या कोई जो है शीशी लेना है, समझ रहे हैं, सिरप लेना है, तो 50 से 60 रुपया से कम में नहीं आता है। अब 350 रुपया कमाता है और 60 रुपया डेली जो है इलाजे पर खर्च करता है, तो क्या वो विकास कर पाएगा? और निर्धन हो जाता है। तो पॉकेट जो है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है, समझ रहे हैं, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने इलाज के लिए अपना जेब से पैसा खर्च करके इलाज कराते हैं और उसमें जो भी व्यय कर रहे हैं वह आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इससे क्या होता है कि जो निर्धन वर्ग है उस पर अधिक जो है बोझ पड़ता है, जिससे वे और गरीब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में एक और जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती है, संक्रामक रोगों का प्रकोप कम हो रहा है। संक्रामक, अभी कोविड-19 छोड़ दीजिएगा, तब डायबिटीज जो है वह, मानसिक बीमारी, इस सब का जो है प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। नशा, इस सब का जो है प्रकोप जो है तेजी से जो है बढ़ रहा है, एक अलग चुनौती है। अब मानसिक बीमारी का इलाज जो है के बारे में लोग नहीं जानते थे। अब जो है मानसिक बीमार के लोगों की जो है तादाद बढ़ते जा रहा है। डायबिटीज जो है, उच्च रक्तचाप है, इस सब का बीमारी जो है पेशेंट जो है बढ़ता जा रहा है हॉस्पिटल में। नई नई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रहा है, समझ रहे हैं, नई नई चुनौतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब देखिए कि नई नई बीमारी जो है पैदा हो रहा है। नया बीमारी का, पहले नया बीमारी का नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन अब देखिए ना, तो ये भी एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है। दूसरी बात है
भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है कि राज्यों में बड़ा असमानता है। विभिन्न राज्यों में जो है स्वास्थ्य संकेत को लेकर काफी अलग अलग भिन्नता है। अब देखिए बिहार के जो कुछ पिछड़े राज्य जैसे कि एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब राज्यों में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर ये बहुत अधिक है, लेकिन विकसित राज्यों में देखिए काफी कम है। तो स्पेसिफिक योजना बनाना होगा इसके लिए, समझ रहे हैं। दूसरा है कि भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना कम है। अब डॉक्टर नर्स तो देखे ही हैं, इसके अलावा जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल की सुविधा, वेंटिलेटर, आईसीयू, ये सब जो है कमी है। और स्वास्थ्य उपकरण, पीपी किट, अब ये सब जो है काफी कम है। अब कोविड-19 के दौरान देख रहे थे किस तरीके से मास्क नहीं मिल रहा था लोगों को, आईसीयू में भर्ती करने के लिए वेंटिलेटर नहीं था। तो एक तो ये चुनौती है। तो भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये चुनौती है। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चुनौती है, बस यही चुनौती लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चुनौती हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचा के विकास के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए मेडिकल कॉलेज, एम्स की स्थापना की जा रही है। वर्तमान मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 17 जो है लागू की गई है। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाने की बात कही गई है। हम मुख्य चीज बताएंगे, इसमें जीडीपी में 2025 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2.5% तक खर्च करने की बात कही गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन सृजन करने पर भी बल दिया गया है। तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य 2017 की प्रमुख बातें हम देख रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक जो है हेल्थ आईडी दिया जाएगा और इस हेल्थ आईडी में बीमारियों का पूरा डाटाबेस होगा। उसके सारे डाटाबेस होंगे, जैसे दवा का नाम, किस डॉक्टर से इलाज करा रहा है, कौन सा दवा खा रहा है, समझ रहे हैं। ये सारे जो है इसमें होंगे। इसके अलावा जो है रिपोर्ट, तमाम चीजों का जो है इसमें ब्यौरा होगा। इससे क्या होगा, एक तो पेशेंट को भी जो है बार बार जो है अलग अलग डॉक्टर के यहाँ जाता है, अलग अलग जांच कराना पड़ता है, अधिक खर्च करना पड़ता है। उसको क्या होगा, अब सुधार, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो डॉक्टर दे दिया आपको, आप कर कह दिया डॉक्टर, मतलब आपको नहीं दूसरे का, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बार बार बदल रहा है, तो मान लीजिए कोई डॉक्टर कह दिया कि आपको मलेरिया है, सपोज कीजिए, और 2 दिन के बाद फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, तो अब जो है फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो फिर जो मलेरिया बुखार का टेस्ट कराएगा, तब पता चलेगा कि बुखार किस कारण से, मलेरिया है कि क्या है, कि कोविड-19 है। अब क्या होगा, हेल्थ आईडी में डॉक्टर मेंशन कर देगा कि मलेरिया है। जो डॉक्टर इलाज किया है उस डॉक्टर का नाम भी होगा, पूरा फोन नंबर भी होगा। अब दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो उस डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन देखकर फिर केवल वो अपना इलाज आगे बढ़ा देगा। इससे रोगियों को भी पैसा बचेगा और डॉक्टरों का भी समय बचत होगा, डॉक्टरों को भी सुविधा होगा। अब दवा मंगवाना है, अब घर बैठे डॉक्टर से बोलिएगा कि डॉक्टर साहब हमको दवा मंगवाएंगे, अब जो है दवा आ जाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से, ई मेडिसिन के माध्यम से। तो बड़ा सुविधा होगा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, समझ रहे हैं। अब हम लोग आयुष्मान भारत देखेंगे। देखिए आयुष्मान भारत के बारे में तो पीडीएफ में बहुत सारा चीज है, कई बार हम पढ़ाए हैं, आप लोग तो इसके बारे में बहुत चीज जानते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इसमें बताने क्या बात है, इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा मिशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
इस सब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए ये महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, समझ रहे हैं। बस इतना भी याद लिख दीजिएगा 4 पॉइंट में। और आयुष्मान भारत को विशेष रूप से देखिएगा, पीडीएफ में पिछले बार भी पढ़ाए थे और पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अन्य प्रौद्योगिकी, सुपर कंप्यूटर, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। हम इन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले आयुष्मान भारत क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। आयुष्मान भारत जो है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए लीजिए ज्यादा। देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य है 10.7 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराना। यानी प्रति वर्ष 10.7 करोड़ लोगों को जो है, समझ रहे हैं, से अधिक परिवारों को जो है, नहीं लोग नहीं, अधिक परिवार है, परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, समझ रहे हैं, ताकि गरीब और कमजोर लोगों को महंगे अस्पतालों की परेशानियों से मुक्त कराया जा सके, इलाज के गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इस स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक परिवार को, जो पात्र परिवार है, उस पात्र परिवार को 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध किया जाता है। और इसके तहत जो है पूरे देश के एक पैनल है, इस पैनल में देश के जो भी हॉस्पिटल शामिल होना चाहता है, उस पैनल में शामिल हॉस्पिटल से आप इलाज कराएंगे तो अस्पताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद सारा खर्च आपको इसी में काउंट होगा, सरकार आपको उपलब्ध कराएगा। अगर मान लीजिए बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं तो परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा, समझ रहे हैं। इसमें द्वितीय का तृतीय देखभाल जो है, द्वितीय का तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा जो है कवर किया गया है। इस योजना के लागत का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच जो है विभाज्य है, दोनों आपस में बंटवारा करते हैं यह योजना। और इस योजना के तहत जो है सहकारी संघवाद को भी मान्यता दी गई है। इसमें केंद्र और राज्य जो है मिलकर कार्य करते हैं इस योजना को पूरा करने के लिए, समझ रहे हैं। और इस योजना में पात्र लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर की जाती है। योजना की मुख्य बातें यही है। उसके बाद निगरानी तंत्र की भी इसमें काफी, नीति आयोग के नेतृत्व में निगरानी तंत्र की व्यवस्था है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अध्यक्षता में जो है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, इससे अब महंगे इलाज से लोगों को मुक्ति मिलेगा, सस्ते फ्री में मुफ्त में लोगों को इलाज हो पाएगा, सस्ते दामों पे मुफ्त में। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, जिससे लोगों की गुणवत्ता उत्पादकता में सुधार होगा। देश को जो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना है वह प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा रोजगार का भी सृजन होगा, क्योंकि अब क्या होगा, रोजगार के भी आयुष्मान भारत के तहत सृजन होगा। तो यह इसके लाभ है, लेकिन इसके फर्जीबाजा भी। अब देखिए क्या क्या किया है डॉक्टर साहब, निजी अस्पताल साहब। अब फर्जी जो है नाम पर जो है इलाज का पर्चा बनाकर लोग उससे पैसा निकाल रहा है। फर्जी धोखाधड़ी, एक ही साल में जो है धोखाधड़ी का मामला जो है काफी बढ़ गया था। अब ओपीडी को आईपीडी के नाम पर जो है लोग जो है इसका लाभ उठा लेते हैं। डॉक्टर और लोगों के बीच साठ-गांठ से जो है पैसा जो है निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो पैनल है, उस पैनल में जो है गुणवत्तापूर्ण अस्पताल नहीं है, समझ रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है। पैनल में जो प्रमाणिक हॉस्पिटल होना चाहिए उसकी संख्या बहुत कम है। अब लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता है। जो प्रमाणिक हॉस्पिटल में लोग इलाज करने के आदी हैं,
और जो प्रमाणिक नहीं है उसमें इलाज तो नहीं करने जाएंगे ना, तो इसका लाभ लोग नहीं उठा पाते हैं। दूसरी बात कि इसका भी प्रदर्शन जो है आयुष्मान भारत की प्रदर्शन भी जो है क्या है, जो जो संपन्न राज्य है वही ज्यादा ले पा रहे हैं। जो कमजोर जो पिछड़े हुए राज्य है, जिनकी सामाजिक आर्थिक उस राज्य की कमजोर है, वहां इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। जैसे बिहार है, वहां पर हॉस्पिटल की कमी है, स्वास्थ्य अवसंरचना अभाव है, लोगों में जागरूकता की कमी है, निजी क्षेत्र मनमाना करता है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कार्य करता है, वह लाभ नहीं मिल पाता है। उपलब्धि है। तो अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। अब डिजिटल प्रौद्योगिकी, देखिए डिजिटल प्रौद्योगिकी मोबाइल है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, ऐप है, ये सब शामिल है। अभी सब के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। अब डिजिटल प्रौद्योगिकी इंटरनेट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अब जो है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को आपस में जो है यह प्रौद्योगिकी जोड़ दिया है। इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे जोड़ देने से क्या होगा कि नए बीमारियों के दवा विकसित करने, नए वैक्सीन का विकास करने, इलाज के बेहतर उपकरण का विकास करने में लोग आपस में आदान प्रदान करना, संवाद करना जो है संभव हुआ है। अब इसी का परिणाम है कि फाइजर का वैक्सीन भारत में, भारत बायोटेक का वैक्सीन ब्राजील में, सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन जो है ब्राजील में, ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट के यहाँ बन रहा है, विकास हो रहा है। सब अलग अलग है लेकिन विकास हो रहा है। स्पुतनिक रूस का वैक्सीन भारत में ट्रायल हो रहा है। तो यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी क्या किया है कि विश्व के सारे वैज्ञानिकों, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों, चिकित्सकों को आपस में जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। अब यह प्लेटफॉर्म, इससे क्या हुआ है कि नए वैक्सीन का विकास जो 10 साल 11 साल में होता था वह साल भर में होने लगा है। वेंटिलेटर का विकास होने लगा, मास्क का विकास होने लगा है, मास्क का उत्पादन बढ़ गया है, नए नए स्क्रीनिंग का उत्पादन होने लगा है, नए नए चिकित्सा प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, नए नए किट का विकास हुआ है, हो रहा है। ये आपस में जुड़ने से संभव हुआ है, समझ रहे हैं। दूसरा है डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से अब मरीजों को ट्रैक करने, ट्रेसिंग करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे सुरक्षा बरतना है उसकी सूचना देने, निगरानी करने, नियंत्रण करने, स्वास्थ्य सुरक्षा दिशा निर्देश जारी करने, ये सब बहुत कम समय में होने जा रहा है। अब टीका के बारे में जानकारी देने। अब देखिए हाल ही में कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप क्या है। और कोविन ऐप जो है यह एक टीकाकरण जो है मैनेजमेंट सिस्टम है। टीकाकरण का जो है एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड होता है। अब इससे क्या होगा, अब भारत में टीकाकरण की जितने भी प्रणाली है, मतलब टीकाकरण के सारे चीज जो है इस पर जो है लेखा जोखा इसी में दर्ज हो जाएंगे। अब किस मरीज को दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, कैसे मरीज को सूचना देना है, मरीज का स्वास्थ्य का सारा डिटेल्स उसमें होगा, समझ रहे हैं। और इसके माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। पूरी टीकाकरण की सभी जो है डाटाबेस इसमें उपलब्ध है। तो आप जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूमिका निभा रहा है, समझ रहे हैं। और डिजिटल प्रौद्योगिकी में ई मेडिसिन की भी चर्चा कर सकते हैं। घर बैठे दवा लोग मंगवा रहे हैं, ई मेडिसिन, समझ रहे हैं। या टेलीमेडिसिन की भी चर्चा कर सकते हैं। हम इसरो में दे रहे हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देख रहे हैं। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है एआई का देखेंगे। अब एआई क्या है, अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब जो है ये जो है हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधा निवारण के कार्य।
अब लोगों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपसे अपील कर रहा है। आप देखते होंगे जगह जगह पे ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समझ रहे हैं, सूचना जारी करता है। इसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का, ट्रेसिंग का या सुरक्षा बरते, अब इस सब के माध्यम से जो है लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब बार बार एक ही चीज को लोग बोलेगा, 2 बार 4 बार 10 बार आप इग्नोर कर सकते हैं, एक न एक बार तो आपका ध्यान पड़ेगा ही ना। तो थोड़ा भी अगर ध्यान पड़ेगा थोड़ा भी कंसेंस तो हो सकते हैं ना, समझ रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा निवारण का कार्य करता है, स्वास्थ्य सुविधा निवारण का कार्य यानी खतरों के बारे में जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से या लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा है समय पर रोग का पता लगाना और उसका रोकथाम। अब एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वह क्या करता है, सांस लेने का जो धड़कन है उसको विश्लेषण कर लेता है, रक्तचाप का विश्लेषण कर लेगा, सांस लेने का, उसके बाद जो है सही समय पर सांस, रक्तचाप का पैटर्न, वजन में अगर कम हो रहा है तो वजन कम होने का पैटर्न का अध्ययन करता है, कैंसर से संबंधित बीमारियों को संकेतों का पता लगाकर तुरंत बता देता है कि यह जो बीमारी है। अब इससे क्या हुआ है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डॉक्टर, नर्स या अन्य जो है विशेषज्ञ जो है, कभी कभी चूंकि मानवीय भूल होता है, भूल हो जाता था, लेकिन मशीन से भूल होने की कोई संभावना नहीं है, समझ रहे हैं। त्रुटि की संभावना मानव के पीछा मशीन में बहुत कम है, तो रोगों का पता लगा लेता है। दूसरी ओर अब निदान में चिकित्सक समुदाय की सहायता करना। अब देखिए अब कैसे सहायता करता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, एक्सरे, एमआरआई, इस सब के आधार पर जो है बीमारियों को पता लगाने में मदद करता है, क्योंकि रीड कर लेता है, मशीन में सेट कर दीजिए। और डॉक्टर नर्सों की कमी को दूर कर एआई द्वारा ऑटोमेटिक जो है स्वचालित जो है ऑपरेशन किया जा सकता है। अब स्वचालित ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर कमियों और नर्सों का जो कमी है उसकी जो है उसको दूर किया जा सकता है। 4 से 5 हम एआई की टेक्नोलॉजी में हम आपको बता दिए हैं, समझ रहे हैं। ज्यादा लंबा करना तो जरूरी नहीं ना है, लिखना भी तो कितना है, वहां बहुत दे दिए हैं, कम नहीं है, सब है, देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। अब 4 लाइन लिखेंगे तो 32 लाइन हो जाएगा, लेकिन 4 लाइन से ज्यादा सब है, सब में 8 9 लाइन है, सीधे ही हो जाएगा, इसी में कॉपी भर जाएगा, 4 पे नहीं लिखना है। तो अब हम लोग उसको देख रहे थे। अब हम लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी अब डिजिटल प्रौद्योगिकी के बाद रोबोट का क्या भूमिका है। द रोबोट का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब देखिए रोबोट के द्वारा जो है सर्जरी करने, अंग प्रत्यारोपण करने या कृत्रिम अंग तैयार करने में जो है बहुत किया जा सकता है रोबोट के द्वारा, समझ रहे हैं। अब इससे जो है मान लीजिए ऑपरेशन करने, अंग प्रत्यारोपित करने, कृत्रिम अंग जो है रोकने। अब तो ऑपरेशन करने, अंग प्रत्यारोपण करने, सर्जरी करने में जो काम पहले डॉक्टर नर्स करता था, एक काम रोबोट कर रहा है। तो रोबोट कर रहा है तो भारत जैसे देशों में जहां डॉक्टर और नर्सों की कमी है, उस कमी को पूरा कर सकता है। दूसरा, अब रोबोट जो है अस्पताल में, जो कि नर्स और डॉक्टर अस्पताल में 24 घंटे काम करता है, अब 24 घंटे काम करता है, रोबोट क्या करता है, अब रोबोट जो है उनके कामों में सहायता कर सकता है। अब अब हमेशा जो हर 5 मिनट पर नर्स क्या आता है, पानी चढ़ाने आता है, दवा पिलाने आता है, बुखार जांचने आता है, हाल चाल लेने आता है। और रोबोट क्या कर सकता है, दवा दे सकता है, पानी चढ़ा सकता है, बुखार जांच सकता है। अब इस सब काम में जो है नर्सों की जो जरूरत होती थी, अब वह उसके काम में सहायता कर सकता है। मान लीजिए रोबोट लगा दीजिएगा, 18 मीटर रोबोट के दे दिए, लगा दिए,
अब हर 5 मिनट पर या पानी खत्म हो गया, वो पानी चढ़ा देगा, दवा पिला देगा, बैठा देगा। तो तमाम चीज है रोबोट के द्वारा आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अब कोविड-19 के दौर में, अब मान लीजिए डॉक्टर को जाने के लिए, चूंकि कोविड से संक्रमित मरीज को इलाज करने के लिए डॉक्टर जाने आने में दिक्कत होती थी, क्योंकि संक्रमण होने का खतरा था। तो अब रोबोट के द्वारा दवा दिया जा सकता है, दवा दिया जा रहा था कई जगह हॉस्पिटल में, भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में संवाद स्थापित किया जा सकता था। अब मान लीजिए डॉक्टर जहां पेशेंट रहता है, वो पेशेंट के पास डॉक्टर ही जाता है, बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। पता चलता है बाकी लोग जो है प्रॉब्लम में है, अब जो है उस जो है रोगी से, उनके परिवार वालों के से, या शुभचिंतक से, या समाज के लोगों से संवाद स्थापित कर सकता है, या डॉक्टर ही जो है रोबोट के माध्यम से जो है पेशेंट से बातचीत कर सकता है। तो तमाम चीजें जो है इससे जो है, तो आप देख रहे हैं कैसे रोबोट सहायता कर रहा है। अभी हाल ही में HCRD हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस नामक रोबोट कोविड-19 जो है एक रोबोट विकसित किया था। HCRD समझ रहे हैं, यानी हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस जो है नामक रोबोट जो है विकसित किया गया था। यह रोबोट क्या था कि अब जो है व्यक्ति को कोरोना संक्रमित व्यक्ति को दवा देता था, भोजन उपलब्ध कराता था, नमूना संग्रह का काम करता था, ऑडियो विजुअल के माध्यम से वह बातचीत को जो है संभव करता था। तो एक जो है HCRD रोबोट का हम चर्चा कर दिए हैं, उसको एग्जांपल में आप दे सकते हैं। तो रोबोट है। अब हम लोग रोबोट के बाद जो है चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अन्य AI देख लिए, रोबोट देख, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। अंतरिक्ष दूरस्थ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा की कमी है। दूरस्थ शिक्षा संचार के माध्यम से क्या होता है, संचार के माध्यम से डॉक्टर जो है स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पे दूरस्थ शिक्षा के में क्या होता है कि जो बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल है, उसको जो है गांव के जो हॉस्पिटलों को जोड़ दिया जाता है दूरस्थ उपग्रह के माध्यम से, संचार उपग्रह के माध्यम से। अब बड़े हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल के सलाह पे या उसके सजेशन पे, वही सलाह सजेशन समझ रहे हैं, जहां विशेषज्ञ के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाता है। समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अब इसके अलावा जो है उपग्रह आधारित टोमोग्राफी, जो कैंसर का इलाज जो है संभव हुआ है। तो दूरस्थ शिक्षा आप देख रहेंगे, यानी दूर बैठे डॉक्टर संचार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब किसी को बुखार लग गया, शहर में डॉक्टर बैठा है, अब फोन से पता करके कह देगा अच्छा ये हो रहा है, तो दवा लिख देगा, कहेगा दवा खरीद लीजिए, जाइए, खा सकता है। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। या मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल है, कोई ऐसा मरीज आ गया जिसको डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा है, दूरस्थ शिक्षा से संचार से जुड़ा हुआ है, बड़े हॉस्पिटल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्ट जो है संपर्क कर रहा है कि अच्छा ये दवा दीजिए, ये दवा दीजिए, ऐसे इलाज कीजिए, पेशेंट को दिखाइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तुरंत इलाज हो रहा है। या सीधे जो है मान लीजिए किसी को बुखार लग गया, अब बुखार हो गया, देह में कहीं कहीं फोड़ा हो गया, शहर में डॉक्टर बैठा हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिखा दिया कि सर ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर देख लिया, कहा कि दवा ले लीजिएगा, जाइए, रिपोर्ट लिख दिया, व्हाट्सएप पर जो है प्रिस्क्रिप्शन देना रहता है, व्हाट्सएप कर देता है, या सिग्नल कर सकता है, या टेलीग्राम कर सकता है, या ईमेल कर सकता है, सिग्नेचर करके जाके दवा ले सकता है। वही नहीं, दवा भी ले नहीं सकता है, दवा भी जो है किसी कंपनी को ऑनलाइन जो है ई-कॉमर्स कंपनी को आप भेज सकते हैं, घर बैठे दवा भी मंगवा सकते हैं। यह जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या डिजिटल प्रौद्योगिकी का योगदान है।
उसके बाद हम लोग सुपर कंप्यूटर की क्या भूमिका है वह देखेंगे। देखिए सुपर कंप्यूटर के माध्यम से नए दवाओं का आप डिजाइन कर सकते हैं। गुणवत्ता का सुपर कंप्यूटर जो है नए दवाओं और रासायनिक यौगिकों का अब इस दवा में मान लीजिए कोई दवा बना रहा है तो कई कंपोनेंट मिलाए जाते हैं। तो कंपोनेंट को विश्लेषण करने के लिए, दवाओं के डिजाइन करने के लिए, जीन प्रोटीन का अध्ययन करने के लिए, उनके कार्यों का अध्ययन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ रहे हैं। और अब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी से क्या होता है। अब रोगों का पहचान करने के लिए, पार्किंस के लोग, अल्जाइमर की बीमारी को पहचान करने, नैनो ट्यूब के माध्यम से शरीर के वैसे स्थान पे जहां दवा नहीं पहुंचता है, नैनो ट्यूब के माध्यम से रक्त में जो है नैनो ट्यूब जो है ना बना के रक्त में डाल दीजिए और ट्यूब के माध्यम से जो है वह दवा जहां भेजिएगा वहां चला जाएगा। शल्य चिकित्सा, नैनो ट्यूब क्या होता है, छोटा छोटा जो है पतला होता है। अब उससे जो है शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाकर आसानी से संपन्न किया सकता है, खर्च भी कमी आ जाएगी उपकरण। तो यह स्थिति है। अब हम लोग अन्य प्रौद्योगिकी का, अब बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपार संभावना है। अब अपार संभावना क्या है। देखिए जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु पशुओं के द्वारा जो है जो उत्पाद बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं, वस्तु मतलब सूक्ष्म जीव जंतु या पशुओं से, वह जंतु हो गया के द्वारा के, या जो सूक्ष्म जीव हो गया, पशु हो गया या पेड़ पौधे की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यानी सूक्ष्म जंतु और पौधे की सहायता से जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी का भूमिका जो है कई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है बायोटेक्नोलॉजी से एक तो स्वास्थ्य की लागत में कमी आई है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य लोगों की पहुंच हुई है, और दूसरी ओर की नए नए उत्पाद भी। अभी कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी का ही उत्पाद है। रेबीज का टीका, इन्फ्लूएंजा का टीका, ये सब जो जितने टीके हैं बायोटेक्नोलॉजी से विकसित किया जाता है। डीएनए प्रौद्योगिकी से नए रोग की पहचान, बीमारियों की पहचान संभव हुआ है। ऊतक संवर्धन से पर क्या होता है कि ऊतक संवर्धन पर दवाओं का परीक्षण किया जा सकता है। समझ रहे हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवा देख रहे हैं। एंटीबायोटिक दवा भी जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद है। विभिन्न प्रकार के वैक्सीन का विकास जो किया जाता है वो जैव प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही किया जाता है। समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और इसमें स्टेम सेल प्रौद्योगिकी की भी चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना से भी काम चल जाएगा। 8 गुणों को बहुत होता है, बहुत होता है। हम अलग से स्टेम सेल वो सब अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। समझ रहे हैं। अब इसी से काम चल जाएगा। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका है आप उसको भी देख लिए। और अब हम लोग कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में विज्ञान प्रौद्योगिकी की कैसे भूमिका निभाया है या क्या उदाहरण है हम देखेंगे। आप जब देखिए रहे हैं कि पुणे स्थित जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क जो है ने एक साइटेक एरोन उत्पाद विकसित किया। यह उत्पाद जो है आयनाइजर मशीन है। यह एक प्रकार का मशीन है। उस मशीन का नाम है आयनाइजर मशीन। आयनाइजर मशीन क्या है कि 99.7% जो संक्रमण है, जो वायरस है, उसके वायरस को समाप्त कर देता है। समझ रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जो क्वारंटाइन सुविधा है, अस्पतालों को साफ किया जा सकता है। अब इस मशीन, मान लीजिए घर में है कोई रोगी है, क्वारंटाइन है, तो मान लीजिए क्वारंटाइन है तो लोग अगर मान लीजिए खाने देना है, जाना है, तो आप गेट पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इस मशीन से क्या होगा कि इस क्वारंटाइन सेंटर है या अस्पताल है, इसमें जो संक्रमण चारों तरफ जो होगा, फैला होगा थूक के द्वारा, समझ रहे हैं, या सांस के द्वारा, अब इस मशीन से क्या होगा
कि पूरा संक्रमण जो है समाप्त कर देगा। जहां व्यक्ति होगा बस वहीं तक होगा। समझ रहे हैं? इससे क्या हुआ है कि क्वारंटाइन सुविधा हॉस्पिटल में लोगों को जो है, समझ रहे हैं, जो संक्रमित मरीज है उनको देखभाल में, इलाज करने में सुविधा हुआ है, लेकिन डर लोग जाता नहीं था। समझ रहे हैं? दूसरा है, पुणे स्थित आणविक डायग्नोस्टिक्स कंपनी जो है मायलव डिस्कवरी सॉल्यूशन जो है ने भारत के पहला कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट विकसित किया था, जो 2.5 घंटे में ही कोविड-19 का जो है क्या किया था, जांच जो है कोविड-19 परीक्षण जो है संभव बनाया था, जांच को सुविधा बनाया था। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से सस्ते वेंटिलेटर का विकास किया गया है। सैनिटाइजर, पीपी किट या अन्य मेडिकल उपकरण जो है, ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही देन है। ये सब क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से ये सब का विकास किया गया है। अब एआई आधारित उपाय के माध्यम से बीमारी के फैलने, कहां से बीमारी फैला है उसका खोज करने, निगरानी करने, नियंत्रण करना संभव हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसी से इसका प्रयोग किया गया था। बीमारी कहां से कहां फैला है, अब उसका अध्ययन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया गया है। किससे फैला, समझ रहे हैं? उसके बाद एंटी माइक्रोबियल कोटिंग है। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग क्या होता है, ये कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, कोरोना वायरस है, को पूरी तरह मारने में सक्षम है। समझ रहे हैं? अब जो है कोविड-19 के प्रकोप के दौरान जो भी पीपी किट है, जो चिकित्सा कर्मी है, नर्स है, जो भी वस्त्र पहने थे, अब उसके वस्त्र पर जो संक्रमण का डर था या संक्रमण का प्रभाव, उस प्रभाव को इस माइक्रोबैक्टीरियल कोटिंग से जो है दूर किया गया है। सांस लेने में कृत्रिम मैनुअल इकाई पर आधारित वेंटिलेटर का विकास किया गया है। अब मान लीजिए भारत में वेंटिलेटर की कमी हो गई थी। अब मान लीजिए वेंटिलेटर के अभाव में लोग तो उनकी स्थिति खराब हो सकती थी, तो एक ऐसा जो है सांस लेने का कृत्रिम मैनुअल वेंटिलेटर बनाया गया है। अब इस वेंटिलेटर से क्या होगा कि जिसको आईसीयू तक जो है पहुंच नहीं है, अब इस वेंटिलेटर उसको मदद कर सकता है। अब कृत्रिम सांस जो है उसको मिल जाएगा और जीवित रह सकते हैं। वेंटिलेटर के अभाव में तो लोग जो है मर जाता है, लेकिन जो है एक कृत्रिम जो है मैनुअल इकाई पर आधारित वेंटिलेटर का विकास जो है अभी किया गया है भारत में। केरल में ही कोई इंस्टीट्यूट किया है। अब देखिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अब देखिए आरोग्य सेतु ऐप अब लोगों को ट्रैक करने, ट्रेसिंग करने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराने के लिए, एडवाइजरी जारी करने के लिए, निगरानी जारी करने के लिए, सूचना जारी करने में कैसे भूमिका निभाया है। अभी कोविन ऐप, अब टीकाकरण का कोविन ऐप जो है ये भारत में टीकाकरण के लिए मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसके माध्यम से किन लोगों को टीका दिया जाएगा, कितने बजे दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, समझ रहे हैं, इस सारा का डिटेल्स होगा। सारा किस केंद्र से दिया जाएगा, सारा का डिटेल्स लेखा जोखा इस ऐप पर जो है उपलब्ध होगा। टीका का विवरण और जिन व्यक्ति को देना है उनका विवरण, पूरी सूची राष्ट्रीय स्तर पर, देश में कितने लोगों को मिला, ये सब जो है एक मिनट पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टीकाकरण होगा वैसे वैसे इस पर अपलोड होते जाएगा। पहले ही से अपलोड रहता है। टीका कराने के लिए आपको पहले ही अपलोड इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद जो है टीकाकरण होगा, तो पहले से डिटेल्स आ जाता है। अब इससे क्या होगा, लोगों को कोविड-19 तक, वैक्सीन तक लोगों की पहुंच होगी, वितरण व्यवस्था मजबूत होगा। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए जिसको चाहिए वैक्सीन, अपना विवरण उस पर अपलोड करे, अब विवरण अपलोड करेगा, जाके वैक्सीन लेगा। अब किसी के यहाँ आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत होगा जाके अपना ऐप डाउनलोड करे और वैक्सीन जो है ले ले। समझ रहे हैं? सीधा सबको डाउनलोड करना होगा। सुनिए, जिनको भी वैक्सीन चाहिए वो डाउनलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन यही कराना होगा। अपने से कराइए, या जो पढ़े लिखे लोग नहीं है
वो दूसरे से कराएंगे, या परिवार में जो भी लोग होंगे, स्मार्टफोन तो सबके परिवार में हो गया है, वो अपने से कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी, अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी इसमें क्या है, जो कोविड संक्रमित मरीज है उसका ठीक हो गया है, उसके एंटीबॉडी से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। अभी कोविड-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर, अभी एम्स नई दिल्ली जो है कोविड-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर जो है बनाया था, एक मल्टी मॉडल टेलीमेडिसिन हब है। इसमें क्या है कि देश के जितने भी विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में कार्यरत, वह एम्स के विभिन्न डॉक्टर से वह कोविड-19 के इलाज के लिए परामर्श ले सकते हैं। अब चूंकि कोविड-19 नया बीमारी है, इसके इलाज में क्या करना है, कैसे करना है, लोगों की जानकारी कम है, स्थानीय डॉक्टर को अब उनको प्रशिक्षण देना होगा ना। अब एम्स क्या है कि एक जो है हेल्प सुविधा की नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर की स्थापना किया। अब इसमें देश के जितने भी दूर दराज के डॉक्टर या कोविड-19 से जुड़े हुए इलाज में जुड़े हुए हैं, वह सीधे जो है एम्स के डॉक्टर के, एम्स के या विभिन्न जो है जो कोविड-19 के इलाज में जो प्रभावी दक्ष डॉक्टर है, उससे वह परामर्श लेकर स्थानीय स्तर पर इलाज कर सकते हैं। कैसे इलाज कर रहा है देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म बीमारियों को रोकथाम करने, वैक्सीन की रोकथाम करने, अनुसंधान विकास के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर वैज्ञानिकों को जो है आपस में जोड़ने का काम किया है, और इसी का परिणाम है कम समय में वैक्सीन तैयार हो गया है। इसलिए कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट और प्रभावी दिख रहा है। आप उसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, उदाहरण देकर बना के थोड़ा सा, और डायरेक्ट अगर आएगा तो लिख सकते हैं। इसी के साथ कल हम मिलेंगे।